हेलो है तो टॉपर प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज मेरा चौथा क्लास है। तो आज का टॉपिक है दशमलव। इसके पहले हम और भी सब पढ़ चुके हैं और आज दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे। तो दशमलव देखते हैं कि दशमलव क्या होती है। दशमलव दशमलव को दो भागों में बांटते हैं। दशमलव को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। शांत को हम इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, शांत दशमलव क्या होती है भाई? शांत दशमलव समझते हैं। तो शांत दशमलव एक वैसा दशमलव होता है जिसको हम भागा देने के बाद संख्या दशमलव में जाती है और दशमलव के बाद कट जाती है। यानी कि कहने का मतलब जो शांत दशमलव, दशमलव के बाद संख्याओं को संख्या निश्चित होती है। मतलब संख्याओं का जो अंक होता है वो एक निश्चित संख्या में होती है। चलिए हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं कि क्या होता है दशमलव। जैसे हम लिखे 2 से भाग दिए हम 5, दो दो मरतबे मिलेगा, 2 दूना 4, बचा 1। अगर यहाँ पॉइंट बैठाते हैं तो यहाँ 0 और 2 बचे 10। देखिए, यानी इसमें शांत दशमलव में जो है वो दशमलव के बाद शेषफल शून्य हो जाता है। शेषफल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। और पॉइंट जो है दशमलव के बाद जो है ये संख्या निश्चित हो जाती है। सिर्फ 1 या 2 जाकर ये पूर्ण रूप से कट जाएगी। यही होती है शांत दशमलव। तो फिर एग्जाम्पल के लिए और भी देखेंगे हम। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल और भी देख लीजिए क्या क्या हो सकता है। तो एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल के लिखें 0.75, एक शांत दशमलव है। ठीक है, 0.25 शांत दशमलव है, 0.5 शांत दशमलव है, 3.5 शांत दशमलव है। 3.5 क्योंकि 3.5 को हम 0.6 लिख सकते हैं। ये 6 ये कट जाती है तो ये हो गया शांत दशमलव। अशांत दशमलव किसको कहते हैं? अशांत अशांत दशमलव ऐसा दशमलव होता है जो पॉइंट के बाद इसका रिपीटेशन होते चले जाता है, चाहे एक टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होता है। यानी कहने का मतलब एक पैटर्न पर चलता है या फिर बिना पैटर्न के चलता है। अशांत दशमलव क्या होती है? तो जैसे पाई, एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लें तो पाई, पाई अगर देखा जाए तो पाई का मान होता है क्या? पाई का मान होता है 3.1415 डॉट डॉट डॉट, इस तरीका से जाते रहेगा। यानी कि ये पाई हो गया 1.333 डॉट डॉट डॉट, इस तरीका से जाते रहेगा। यानी कि दशांश दशमलव में है कि चीजें कट जाती है। एक एक दशमलव के बाद शेषफल शून्य हो जाती है, दशमलव के बाद कट जाती है। लेकिन इसमें दशमलव के बाद कटती नहीं है। जैसे हम 4/3 लिखें तो इसका हो जाएगा 1.3333 डॉट डॉट, यानी ये जाते रहेगा। ठीक है, इसमें शेषफल शून्य हो जाता है जबकि इसमें शेषफल शून्य नहीं होता है। ठीक, इतना आप लोग समझ गए हो कि शांत दशमलव क्या होती है और अशांत दशमलव क्या होती है। ठीक है, तो शांत दशमलव और अशांत दशमलव, अशांत दशमलव के भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। अशांत दशमलव को कितने भागों में बांटते हैं? तो दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन? एक होता है आवृत्ति और एक होता है अनावृत्ति। देखिए इसको भी देखते हैं। इसका भी दो पार्ट होता है, एक होता है आवृत्ति और एक होता है अनावृत्ति। एक होता है आवृत्ति और एक होता है अनावृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? तो दशमलव के बाद जो अंक होता है वो एक पैटर्न पर चलती है, एक पैटर्न पर चलती है। फॉर एग्जाम्पल के अगर देखें हम एग्जाम्पल के लिए तो 1.3333 ये इस प्रकार से जाती है। तो इसमें रेकरिंग लगा दिया जाता है। रेकरिंग, जब एक ही संख्या बेर बार रिपीट होता है तो रेकरिंग लग जाता है। रेकरिंग तो इसका मतलब है कि 3 3 3 3 3 और आगे जाता रहेगा। ठीक है, तो आवृत्ति का मतलब है कि दशमलव के बाद जो संख्याएं बढ़ेगी वो एक पैटर्न पर चलेगी, एक पैटर्न पर चलेगी। ठीक है, जैसे हम और भी ले लेते हैं, जैसे 4/3 का भी लिए थे हम पीछे, 1.33 इसको भी लिए थे हम 1.33,
ये एक पैटर्न पर चलती है आवृत्ति। और अनावृत्ति में देखें तो ये एक पैटर्न पर नहीं चलती है। जैसे हम पाई लिए थे तो एक अनावृत्ति की कैटेगरी में आ जाएगा, अशांत अनावृत्ति इसको हम बोलेंगे। अशांत अनावृत्ति क्यों? क्योंकि पाई का मान देखें तो 3.1415 और 9 डॉट 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 ऐसे कुछ जाता है, ठीक है। तो देखिए एक पैटर्न पे नहीं चल रही है। अशांत अनावृत्ति क्या होती है? तो एक पैटर्न पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद ये पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, कोई भी पैटर्न को फॉलो नहीं करता। जैसे यहाँ पे 1 आया, 4 आया, 1 आया, 5 आया, 9 आया, आगे कुछ और आएगा, मतलब ये अनठिकानी बढ़ रहा है। पॉइंट के बाद जब अनठिकानी बढ़ेगा तो उसको हम अशांत अनावृत्ति कहते हैं। और एक पैटर्न पर बढ़ेगा, जैसे हम 1.333 बढ़ रही है तो इसको हम कुछ बोलेंगे, अशांत आवृत्ति बोलेंगे, ठीक है। अशांत आवृत्ति जब पैटर्न को कोई फॉलो करे, ठीक है। तो यही है अशांत और शांत, यानी दशमलव यही है कि दशमलव के दो भागों में बांटते हैं, कितने, शांत दशमलव और एक होती है अशांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होती है? जो पॉइंट के बाद दशमलव जो है कट जाती है तो उसको शांत दशमलव, और जो पॉइंट के बाद नहीं कटती उसको हम लोग अशांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव को भी दो भागों में बांटते हैं, पहला होता है आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, और एक होता है अशांत अनावृत्ति। अशांत आवृत्ति में क्या होता है कि पॉइंट के बाद जो है संख्या जो है, पॉइंट के बाद संख्या एक पैटर्न को फॉलो करती है, एक पैटर्न पे चलती है, ठीक है। और इसमें अशांत अनावृत्ति में क्या है कि संख्या जो है वो एक पैटर्न को फॉलो नहीं करती है, वह एक अनठेकानी बढ़ती है। जैसे हम इसमें और भी अगर देखा जाए एग्जाम्पल के लिए, तो 0.101, 001, 0001, ये जो इस प्रकार से बढ़ रही है, ये जो संख्याएं होती है, ये भी संख्या वो अशांत अनावृत्ति के कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है। देखिए 0.1, 0, 1, 00 आ गया, फिर 000 आ गया, तो इस प्रकार की भी संख्या क्या होती है? तो अशांत दशमलव होती है। क्या होती है? अशांत दशमलव तो होती है, अशांत में भी कौन? अनावृत्ति होती है, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्या और क्या होता है। देखिए शांत दशमलव जो होती है, शांत दशमलव, ये शांत दशमलव जो होती है वो परिमेय संख्या कैटेगरी में होती है, यानी शांत दशमलव एक परिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। शांत दशमलव एक परिमेय संख्या होती है। और इसमें भी अगर देखा जाए तो ये अशांत आवृत्ति का कैटेगरी जो है, अशांत आवृत्ति भी है, ये वाला भी संख्या, यानी फिर यहाँ पे भी लिख देते हैं कि अशांत में भी कौन सा? अशांत आवृत्ति जो है, अशांत आवृत्ति भी एक क्या होती है? तो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। यानी कि परिमेय संख्या कहने का मतलब कि शांत दशमलव जो होती है उसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। शांत दशमलव क्या लिख सकते हैं? पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो वो कैसा हो गया? शांत दशमलव एक क्या होती है? तो परिमेय संख्या होती है। अशांत दशमलव भी परिमेय संख्या होती है, और कुछ अशांत दशमलव अपरिमेय संख्या होती है। अशांत दशमलव परिमेय संख्या कौन होती है? तो अशांत आवृत्ति जो है वो परिमेय संख्या होती है, जबकि अशांत अनावृत्ति जो है वो अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में आती है, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। तो अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति दोनों क्लियर हो चुका होगा। देखिए ये जो है अपरिमेय संख्या होती है, अशांत अनावृत्ति जो है, अशांत अनावृत्ति वो एक अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में आ जाएगा। अपरिमेय होती है, क्या होती है भाई? तो ये अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में आती है। ये तो शांत दशमलव और अशांत दशमलव हम लोग पढ़ लिए। अब देखेंगे एक नियम होता है, उसको उस रूल को पढ़ेंगे ताकि हम लोग शांत दशमलव को आसानी से पहचान पाए, क्योंकि एग्जाम में उसी तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से तो आप इतना क्लियर हो गया होगा कि कौन शांत है और अशांत है। तो देखते हैं भाई, शांत और अशांत, शांत या अशांत पहचानने का नियम। पहचानने, शांत और अशांत पहचानने का नियम क्या होता है? शांत और अशांत पहचानने का नियम क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। शांत क्या होता है? देखिए कोई भी संख्या होगा ऊपर, ठीक है, कोई भी संख्या मान लेते हैं, ऊपर कोई नंबर होगा, कोई संख्या होगा,
ठीक है, कोई भी संख्या होगा ऊपर में, ठीक। लेकिन नीचे में जो होना चाहिए, नीचे में वो 2 का पावर n होना चाहिए गुना 5 के पावर n होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा शांत। शांत उठ रहे हो, एक मिनट। ठीक है, तो शांत देखिए, संख्या ऊपर में कोई भी संख्या रह सकती है नंबर, और नीचे रहेगा 2 के पावर अगर n रहेगा, 5 का पावर n रहेगा, ठीक है, तो शांत होगा, ठीक है। फिर से देखिए, ऊपर में भी कोई संख्या रहेगा और नीचे में अगर 2 का पावर सिर्फ n भी रहेगा तो भी वो शांत होगा, तो भी वो शांत होगा। और क्या होगा, तो ऊपर में संख्या रहेगा, ऊपर में संख्या रहेगा, ठीक है, और नीचे में सिर्फ 5 का पावर n भी रहेगा तो वो शांत रहेगा, वो शांत होगा, शांत होगा, ठीक है। क्या क्या बोले, ऊपर में कोई संख्या रहेगा और नीचे में 2 के पावर में कुछ और 5 के पावर में कुछ, अगर दोनों भी रहेगा तो भी शांत होगा, ठीक है, तो भी शांत होगा। दूसरा कंडीशन में क्या है कि संख्या अगर है नीचे सिर्फ 2 का पावर n है, 2 का पावर n है, तो वो भी संख्या शांत होगा, ठीक है। अगर ऊपर देखा जाए तो ऊपर संख्या और नीचे 5 की पावर n है, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, तो शांत होगा। अब अशांत क्या होगा, तो इसके अलावा अगर कोई भी घुस जाता है, अगर मान लिया जाए, देखिए ये तीनों तो आप लोग को बता दिया गया, ठीक है, तीनों, इसको स्क्रीनशॉट इसको आप ले लेंगे, ठीक है, और नहीं तो आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड किया ही जाएगा। चलिए आप अशांत को देखते हैं, शांत हम लोग देख लिए, अब अशांत देखते हैं कि अशांत क्या होती है। अगर मान लिया जो ऊपर कोई संख्या तो दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ऊपर संख्या रहेगा और नीचे 2 के पावर n गुने 3 के पावर कुछ दे दिया, तो यह शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अशांत। यानी कहने का मतलब ओवरऑल कि 2 के पावर n और 5 के पावर n के अलावा नीचे नीचे कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, वह अशांत होगी, क्या होगी, तो वह अशांत होगी, वह अशांत होगी, ठीक है। संख्या ऊपर में रहेगा, अगर 2 के पावर n है और 3 के पावर n, तो अशांत होगा, क्या होगा, अशांत होगा। अगर 3 के पावर 5 के n है, फिर 5 के n है, फिर भी अशांत होगा, क्योंकि इसमें 3 आ जा रहा है। अगर हम देखें तो सिर्फ 2 के पावर n और 7 के पावर n भी है, तो यह अशांत होगा, क्यों, क्योंकि इसमें 2 के पावर n और सिर्फ 5 का पावर n अगर नीचे में है, बेस में 2 के पावर में कुछ रहना चाहिए और 5 के पावर में कुछ रहना चाहिए, तभी शांत होगा, अदरवाइज वो अशांत होगा। तो अशांत के लिए आप कुछ भी रहिए, बीच में चाहे 7 के पावर n रखिए, अशांत होगा, 3 के पावर n रखिए, अशांत होगा, ठीक है, 9 के पावर कुछ भी रखिए, अशांत होगा, समझ गए। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन देते हैं हम, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस प्रकार से एक क्वेश्चन लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन लिख देते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन रहती है, निम्नलिखित में से कौन शांत दशमलव है, ठीक है, शांत दशमलव है। ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी। नोट लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शांत दशमलव, निम्नलिखित में से कौन शांत दशमलव है। तो शांत के लिए हम क्या क्या बोले कि बेस में जो होना चाहिए, बेस में होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, बेस में होना चाहिए 2 के पावर या 5 के पावर या फिर दोनों होना चाहिए, तभी शांत होगा। अदरवाइज उसके अलावा अगर कोई अदर आ जाए, चाहे 3 के पावर हो या 7 के पावर हो या 9 हो, तो ये सब जो है अशांत को कैटेगरी में आएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव हुआ। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम बोले कि शांत कब होगा, जब नीचे में 2 के पावर सिर्फ 2 के पावर में कुछ भी रहेगा तो शांत होगा वो संख्या। ऊपर वाला संख्या मैटर नहीं करता, ये कोई भी संख्या हो, ये कोई भी संख्या हो वो मैटर नहीं करता। हम नीचे देखेंगे 2 के पावर कितना है, तो 2 के पावर
3 तो है, ठीक है, 2 के पावर रहना चाहिए ताकि शांत हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 भी दिया हुआ है, तो क्या ये शांत होगा? नहीं, अशांत होगा, तो यानी ये आंसर मेरा नहीं होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि नीचे में ऊपर वाला कोई भी संख्या हो, ऊपर वाला कोई भी संख्या हमको उससे मैटर नहीं करता है, ठीक है। अगर नीचे से अगर कोई काट रहा है तो संख्या हम काट भी सकते हैं, क्योंकि बोर्ड है, क्वेश्चन घुमाने का भी तरीका भी हो सकता है। जैसे अब ये संख्या जो कट रहा है, तो अभी तो नीचे में हम देख सकते हैं कि सिर्फ 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 है, सब इसी से पता चल रहा है कि क्या है, तो 7 दशमलव है, इसको हम यही आंसर होगा, ठीक है। ये भी देखेंगे तो नीचे 7 है, जो कि आसान हो जाएगा, क्योंकि 5 या 2 रहना चाहिए, और नोट पे आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इतना तो आप लोग समझ गए हो कि दशमलव क्या होती है, और दशमलव को कितने भागों में बांटा गया है, शांत और अशांत, ठीक है। अब इसके बाद क्या पढ़ना है वो हम लिखते हैं। इसके बाद अब देखिए पी बटा क्यू के रूप में कैसे बदला जाता है, पी बटा क्यू के रूप में। अब क्वेश्चन से हम समझते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन अगला देखिए, इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है जो हम लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 1.33 या फिर 0.3 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0.33 को पी बटा क्यू के रूप में लिखें, पी बटा क्यू के रूप में लिखें। तो इसका सोल्व हम कैसे करेंगे, वो होता है ये क्वेश्चन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन ये आता ही आता है। क्या आता है कि कोई संख्या दिया हुआ रहेगा, दशमलव दिया हुआ रहेगा, और उसको पी बटा क्यू के रूप में लिखने के लिए कहा जाता है एग्जाम में। तो देखिए आप एग्जाम में बनाने का तरीका जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ रहता है उसको हम लोग x मान लेते हैं, तो x बराबर 0.333 ये जाता ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें हम रेकरिंग देखते हैं, ठीक है ना, रेकरिंग इसको बोलते हैं। रेकरिंग का मतलब है कि 3 3 आगे जाता ही रहेगा। रेकरिंग अगर एक संख्या पे है, ठीक है, ये x बराबर 0.33 जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग मान लेना है, और उसको समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। अगर रेकरिंग देखेंगे, अगर एक रेकरिंग सिर्फ एक संख्या पे है तो हम 10 से गुना करेंगे, यानी एक पर एक जीरो लगाकर। अगर रेकरिंग 2 संख्या पे है तो 100 से गुना। रेकरिंग 3 संख्या पे है तो हम 3 से गुना करके बनाएंगे, ठीक है। तो रेकरिंग हम देखेंगे इस पे एक संख्या पे है, तो दोनों तरफ हम लिखेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर क्या होता है, तो इधर 10 से गुना करेंगे तो 10x, और इधर गुना करेंगे तो ये पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, देखिए 3.333 ये जाता ही रहेगा, ठीक है। देखिए 10 से गुना किए तो 10x हो गया, ठीक है। इसमें 10 से गुना किए, देखिए एक जीरो से किए तो पॉइंट एक बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है, एक बढ़ गया। अगर 2 से करते तो पॉइंट 2 यहाँ पे बढ़ जाता, ठीक है। 3 से करते तो पॉइंट यहाँ पे आ जाता, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई, ठीक है। तो यहाँ 10 से गुना कर दिए, रेकरिंग एक है इसलिए 10 से गुना किए हम, ठीक। अब देखते हैं कि 10x, अगर यहाँ पे आप इसे भी नहीं कर सकते हैं तो इसका दो तरीका होता है बनाने का। सिर्फ देखिए एक तरीका, हम दोनों तरीका इसमें बता दे रहे हैं, इसी को आप समीकरण 2 मान सकते हैं यहीं पे, ठीक है। समीकरण 2, समीकरण 1 में क्या होगा, तो x मानना है, अगर रेकरिंग एक संख्या पे है तो उसे 10 से गुना करना है, 10 से गुना कर दिए। अब समीकरण 2 इसको मान लेना है। अब लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं समीकरण 2 कितना भाई, समीकरण है 10x बराबर 3.333 डॉट, ये समीकरण 2 है। और समीकरण 1 को देखेंगे तो x बराबर क्या है, x बराबर 0.333 डॉट, ये समीकरण 1 है। और इसको हम घटाएंगे, क्या करेंगे भाई, घटाएंगे। इस तरीका से घटाया जाता है समीकरण 2 को, समीकरण 1 से को समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 को पहले लिख लिए, समीकरण 1 को बाद में लिखे, और घटाने के कह रहा है इसलिए हम लोग घटा दिए, ठीक है। ये प्रोसेस होती है। अब घटाने के लिए बोला तो अब घटा देते हैं, चलिए 10x में से x गया तो यहाँ बचेगा 9x,
इधर देखा जाए तो देखिए पॉइंट के बाद तो सिर्फ एक ही संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, 3 3 3 3, तो ये तो खत्म हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, और 3 में से 0 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा 9x बराबर 3, तो x बराबर 3/9, x के साथ में नीचे आ गया तो 3 से काटेंगे 3 मरतबे में, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 1/3, क्योंकि देखिए ये p/q के रूप में हो गया कि नहीं, तो यही हो गया आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से रहेगा कि 0.33 को p/q के रूप में लिखें, और भी रह सकता है 2.47 को p/q के रूप में लिखें। तो अगर ये सिर्फ ये देखना है कि रेकरिंग कितना संख्या पे, अगर रेकरिंग एक संख्या पे है तो 10 से गुना करना है, अगर रेकरिंग दो संख्या पे है तो 100 से गुना करना है, ठीक है। इतना करने के बाद फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं क्या होता है। तो p/q के रूप में कैसे लिखा जाता है, दिया हुआ संख्या को पहले x मानना है, उसके बाद अगर रेकरिंग एक संख्या पे हो तो उसमें 10 से गुना करना है दोनों तरफ, तो 10x बराबर 3.33 हो जाएगा, समीकरण 2 मान लेना है इसको, ठीक है। अब इस तीसरा स्टेप क्या करना है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटा दिए हैं, जो कितना आया, तो 9x बराबर 3 आ गया, तो 9x बराबर 3/9, ठीक है। ये पॉइंट जीरो, इसका मतलब क्या होता है भाई, पॉइंट के बाद अगर जीरो हो तो उसका वैल्यू नहीं होता है, तो 9x बराबर 3 है, तो x बराबर 3/9 और x बराबर 1/3, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। और भी हम क्वेश्चन दे देंगे, अगर बनाने के लिए आप बनाना चाहते हैं तो यह क्वेश्चन में हो जाएगा, या फिर ये जो थ्योरी, अभी थ्योरी क्लास चल रहा है, इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, पूरा एनसीईआरटी का भी और भारतीय भवन दोनों का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा, पूरा का पूरा बनवाया भी जाएगा, ठीक है। तो एक इसमें एक टॉपिक और बचता है, जो कि अपरिमेय संख्याओं का सिद्ध करना है, जो कि हम लोग अभी जस्ट इसको पढ़ लेते हैं, अपरिमेय संख्याओं का सिद्ध करना। चलिए ये क्या होता है, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। हमको क्या सीखना है, तो अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। चलिए एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगी, सिद्ध करें कि सिद्ध करें कि √2 एक, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या रहेगा क्वेश्चन भाई, तो सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या, और बता देंगे क्वेश्चन 10th क्लास में जो है वो क्वेश्चन रहता ही रहता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा सिद्ध करें, या सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इस प्रकार की संख्या रहती है सिद्ध करने के लिए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें लास्ट में हम चर्चा भी करेंगे कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ सकती है, ठीक है। तो चलिए इसको हम पहले पूछ लेते हैं कि बना लेते हैं कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग बनाते हैं कैसे। सबसे पहले कुछ नहीं करना है कि हम इसको विपरीत मान लेना है, ये एक परिमेय संख्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अपरिमेय संख्या हम मान लेंगे कि हम माना, यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माना, माना √2 एक, एक माना √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, तो √2 एक परिमेय संख्या है, ये मान लिए कि √2 एक क्या है, तो परिमेय संख्या है। पहला स्टेप सिर्फ मानना है कि √2 एक परिमेय संख्या है, या कुछ भी यहाँ √5 रहेगा तो मानेंगे √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय है तो इसको विपरीत मानना है, क्या मानना है, विपरीत। तो विपरीत क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या होता है, जो संख्या परिमेय होता है उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लिए कि √2 जो है एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 बराबर क्या हो जाएगा, p/q, ठीक है। इतना करने के बाद हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने, दोनों तरफ दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √2 का हो जाएगा स्क्वायर, और बराबर p/q का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2, और p का स्क्वायर p स्क्वायर, और q का स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। यहाँ के बाद क्या करेंगे, तो 2 बराबर p स्क्वायर और बटा q स्क्वायर को q गुना q हम लिख सकते हैं,
क्यू स्क्वायर है तो क्यू गुना क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से तिरछा गुना हो जाएगा 2q, तो बच जाएगा इधर पी स्क्वायर बटा क्यू। तो अगर हम देखा जाए तो 2q एक पूर्णांक हो जाएगा और पी स्क्वायर बटा क्यू एक भिन्नांक हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक जो है, पूर्णांक वो भिन्नांक के, पूर्णांक और भिन्नांक कभी भी बराबर नहीं हो सकते। एक कहाँ पूर्णांक पूरा पूरा अंक और ये भिन्नांक जो कि पूरा पूरा अंक नहीं होता है, यानी कि पूर्णांक और भिन्नांक कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे माने थे क्या कि माना √2 एक परिमेय संख्या, तो यही पे ये जो हम माने थे ये हमारी मान्यता गलत हो जाती है, इसलिए हमारी क्या हो जाती है, इसलिए हमारी हमारी मान्यता गलत हो गई, गलत हो गई। अतः अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतना, सिर्फ इतना ही करना रहता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर से एक और देख लेते हैं अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध कैसे किया जाता है। तो देख लीजिए, क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या को विपरीत मानना है। तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो √2 जब एक परिमेय संख्या हो जाता है तो परिमेय संख्याओं को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो √2 को हम p बटा q लिखे। इसके बाद का स्टेप क्या होगा कि दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो √2 का स्क्वायर होगा और इधर p बटा q का स्क्वायर होगा, ठीक है। √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट खत्म, यानी कि √2 को √2 से गुना करेंगे। सॉरी यहाँ पे नहीं नजर आ रहा होती है, देखिए अगर √2 और गुना √2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है कि √2 को √2 से गुना करना। तो √2 को √2 से अगर करेंगे तो √4 होगा और जिसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, ठीक है। जिसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो यही होता है कि डायरेक्ट स्क्वायर से हम लोग रूट खत्म कर देते हैं। इसका यही प्रोसेस होता है कि अगर √2 को √2 से गुना करेंगे तो √4 और 4 का भी वर्गमूल 2 ये होता है। तो देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट खत्म हुआ तो 2 बचा और पी स्क्वायर और नीचे हो जाएगा क्यू का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर। इसके बाद का प्रोसेस क्या है, तो 2 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर का हम 2 बार लिख दिए हैं, क्यू गुना क्यू, क्योंकि क्यू स्क्वायर को 2 बार हम लिख सकते हैं। एक यहाँ चल गया तो 2q हो गया बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू। अगर देखा जाए तो 2q जो हो गया 2q एक पूर्णांक हो गया, पूरा पूरा अंक, और पी स्क्वायर बटा क्यू जो हो गया एक भिन्नांक हो गया, भिन्न हो गया। तो हमें अब आप लोग जानते हैं या फिर हम लोग सब जानते हैं, पीछे भी पढ़े हैं कि कोई भी पूरा पूरा अंक भिन्नांक के बराबर नहीं हो सकता है। पूर्णांक जो है कभी भी भिन्नांक के बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः √2 एक कोची है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है भाई। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और वास्तविक संख्या का पूरा एंड हो गया है। और चार क्लास में आप लोगों का वास्तविक संख्या पूरा का पूरा द एंड हो गया है। आगे अगर हम देखा जाए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कल होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कल का क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा ऑब्जेक्टिव के साथ साथ, और पूरा क्वेश्चन भी बनवाया जाएगा भारतीय भवन का। अगर आप लोग एनसीईआरटी चाहते हैं तो एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन क्लियर करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, Topper+01 है। और इसी के साथ बोलना चाहेंगे कि ठीक है, तो कल मिलते हैं आपसे वीडियो में।